हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्निंग के टॉपिक को, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अधिगम। तो इससे पहले मैंने और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो वीडियोस थी वो मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में भी आपको उन वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि अधिगम क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर 3 शब्दों को समझना है। पहला शिक्षक, और फिर उसके बाद अधिगमकर्ता, या हम छात्र भी कह सकते हैं। ठीक है ना। होता क्या अधिगम? अधिगम का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को सीखना। ठीक है ना। सरल भाषा में हम इसे कहते हैं सीखना। तो शिक्षक जो होता है वो छात्रों को शिक्षण देता है। ठीक है ना। अब यहाँ शिक्षण का मैं यहाँ पर दूसरा शब्द ले लेता हूँ, ज्ञान देता है। ठीक है ना। तो जब शिक्षक के द्वारा छात्रों को ज्ञान दिया जाता है और वो ज्ञान जब छात्र प्राप्त करता है तो हम कहते हैं कि वो अधिगम कर रहा है। ठीक है ना। अधिगम कर रहा है, ज्ञान को ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का मुख्य कार्य जो होता है वो अधिगम के क्षेत्र में ही, या कहे कि अधिगम के क्षेत्र में ही प्रभावशीलता लाना होता है। ठीक है। अगर जो छात्र है वो शिक्षण को नहीं सीख रहा है, नहीं अधिगमन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो छात्र है वो शिक्षा में रुचि नहीं ले रहा है। ठीक है। तो ये दोनों ही हम कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कौन कौन? तो याद रखें, शिक्षा और अधिगम। ठीक है। ओके। और मैं बता दूं कि ये आपस में इतने व्यापक रूप से परस्पर निर्भर हैं कि हम इन्हें शिक्षण का और सिखाने की प्रक्रिया को मिश्रित रूप से शिक्षण अधिगम कहते हैं। ठीक है। ये वर्ड आप याद रखें। शिक्षण अधिगम क्या है? तो याद रखें, शिक्षण को सीखने की प्रक्रिया, और इसी का मिश्रित रूप जो है वो है शिक्षण अधिगम। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना। सीधी भाषा में आपको बस इतना याद रखना है कि अधिगम जो होता है वो शिक्षण को सीखने की एक प्रक्रिया होती है। ओके। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो वैसे तो कई सारी परिभाषाएं जो हैं वो दी गई हैं अधिगम के ऊपर, लेकिन एक विचारक है जिनका नाम है स्मिथ। स्मिथ के अनुसार क्या है ये देख लेते हैं। तो स्मिथ के अनुसार शिक्षण जो है प्रक्रियाओं का वह समूह होता है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। अधिगम को उत्पन्न करने के लिए जो है प्रेरित करता है। तो जो कई प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, और ये चीज़ आपको याद रखनी है सारी की सारी। ठीक है ना। जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहली विशेषता क्या है इसकी? तो पहली विशेषता ये है कि अधिगम जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, और यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है। यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। दूसरा जो होगा, तो मैं बता दूं, अधिगमन का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना और अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना। ये इसकी दूसरी विशेषता है। ठीक है ना। जितनी भी परिभाषा दी गई है विद्वानों के द्वारा, उन सभी में यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है। कि ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना और अनुभव को संगठित करना। तो हम कह सकते हैं ये अधिगमन का अर्थ है। और तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो अधिगम अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। लक्ष्य निर्देशित होता है का मतलब ये है कि अगर कोई एक अध्यापक जो है वो छात्र को किसी चीज़ का ज्ञान दे रहा है, किसी भी विषय का ज्ञान दे रहा है, तो उसका कोई ना कोई निश्चित लक्ष्य होता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये लक्ष्य निर्देशित होता है। अब नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है अधिगम जो होता है वो प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध स्थापित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगमन का अर्थ यह भी माना जा सकता है कि इस समस्याओं के समाधान की
प्रक्रियाओं का विकास भी करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ये अधिगम एक क्रियाशील तथा सृजनात्मक पद्धति होती है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है ना, मतलब जो सीखने का एक कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया होती है ये क्रियाशील होती है और ये सृजनात्मक होती है और ये जीवन भर चलती रहती है, इसकी कोई मतलब कह सकते हैं सीमा नहीं होती। ठीक है ना, तो ये जीवन पर्यंत होती है। नेक्स्ट, अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो उसकी विशेषता है वो है अधिगम सार्वभौमिक होता है। ठीक है ना, ये किसी निश्चित क्षेत्र में नहीं होता अपितु ये सार्वभौमिक होता है। तो ये विशेषताएं आपको याद रखनी है। ये छोटी सी वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से समझाना। मैं चाहता तो इसमें और भी पॉइंट्स में इंक्लूड कर सकता था, लेकिन फिर वो वीडियो बड़ी हो जाती और आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं रह जाता। तो छोटे छोटे पॉइंट्स से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मैं बता दूं, ऑलरेडी मैंने इस पर एक बड़ा वीडियो जो है बना रखा है, लगभग 20 से 25 मिनट का। तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट दे रखी है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ क्लिक करें आप और नेट की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर क्लिक करके सारे टॉपिक जो है नेट की वो आपको मिल जाएंगे। और इसमें मैं चर्चा करूँगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो अगर पहला पार्ट्स आपने नहीं देखा है तो पहला पार्ट आप देख सकते हैं, वीडियो को एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करते ही आप सारी वीडियोस और हर टॉपिक की वीडियोस को देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। देखिए, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से 7 से 8 सिद्धांतों पर आधारित है। तो पहला सिद्धांत कहता है प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा गया है कि शिक्षक को यह पहले समझना चाहिए कि जो छात्र है उसका मनोवैज्ञानिक सत्व क्या है, यानी कि वो छात्र चाहता क्या है और जो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, जो चीज़ वो आसानी से करता है, जिसे वह बिना किसी दबाव के करना चाहता है, तो उसी चीज़ के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, तब चाहे वो कोई विषय हो या कोई कार्य हो इत्यादि वगैरह। ठीक है ना, तो ये चीज़ कहलाता है प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, कि छात्रों से वो करवाया जाए जिसमें उसकी रुचि हो। ठीक है, नेक्स्ट है मनोरंजन का सिद्धांत। अब मनोरंजन का सिद्धांत क्या कहता है कि मनोरंजन जो है छात्रों के लिए काफ़ी सहायक होता है, तो हर छात्र को मनोरंजन जरूर करना चाहिए। तो मनोरंजन क्योंकि एक लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं की थकान मिटाता है और ये छात्रों को दोबारा से कुछ सीखने के लिए जो है ऊर्जा प्रदान करता है। मान लो कोई छात्र है, लंबे समय से वो सिर्फ पढ़ता ही जा रहा है, तो उसको एक अलगाव सा महसूस होने लग जाता है पढ़ाई के प्रति। तो मनोरंजन का सिद्धांत ये कहता है कि मनोरंजन से वो छात्र जो है उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो दोबारा से उसके अंदर आ जाती है और वो शिक्षण को जो है दोबारा से ग्रहण करने लग जाता है या अधिगम करने लग जाता है। तीसरा सिद्धांत ये कहता है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। मतलब ये हुआ कि किसी भी विषय की पुनरावृत्ति करना, या उसे हम कह सकते हैं रिवाइज करना। ठीक है ना, रिवाइज करना। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी भी विषय को या किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ लिया है तो उसको दोबारा से अभ्यास जरूरी होता है, क्योंकि मनुष्य के दिमाग से किसी भी बात का निकलना स्वाभाविक होता है। आपने आज कुछ पढ़ा, कल आपको शायद ही वो चीज़ याद रहे, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वह निरंतर अभ्यास करे। ठीक है, तो अभ्यास का सिद्धांत इसे हम कहते हैं। ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, इसमें से पूछा गया था मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है। तो ये सारे के सारे आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि यह सिद्धांत विशेष रूप से गणित और भाषाओं को सिखाने के विषय में लागू होता है। ठीक है ना, सभी विषयों पर ये लागू नहीं होता है सिद्धांत, ये सिर्फ गणित और भाषाओं को सिखाने में लागू होता है। यह ये मान के चलता है कि व्यक्ति को अपनी आत्म अभिव्यक्ति करनी चाहिए, मतलब करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक व्यक्ति जो बोलना चाहता है उसे बोलने दिया जाए,
ठीक है ना, जो मतलब अपना टैलेंट अंदर का कोई दिखाना चाहता है तो वो उसे दिखाने दिया जाए, उसको रोका ना जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ कहता है। नेक्स्ट है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि जो छात्र होते हैं अगर वो किसी भी कार्य को कर रहे हैं या किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वह उसको प्रेरित करे उस कार्य के लिए, और अगर उसको कोई समस्या आती है उस कार्य में तो शिक्षक उसे सहयोग करे। ठीक है ना, तो ये कहलाता है सहयोग का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई छात्र है, खूब सारे छात्र हैं, और उन छात्रों में से कोई एक छात्र जो है वो अव्वल आता है या वो अच्छा प्रदर्शन करता है किसी चीज़ में, तो उस छात्र को जो है पुरस्कृत करना चाहिए, उसे पुरस्कृत करना चाहिए, ताकि वह छात्र आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करता रहे और अन्य छात्र जो हैं उन्हें भी मतलब अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। ठीक है ना, तो ऐसा ये सिद्धांत कहलाता है प्रबलन का सिद्धांत। जो छात्र अच्छा है उसे पुरस्कृत किया जाए। नेक्स्ट है इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि जो शिक्षण है, शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग स्थायी अधिगम के प्रयोजन से किया जाता है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत कि जो शिक्षण होता है वो इंद्रियों के माध्यम से जो है दिया जाए, छात्रों को इंद्रियों का ज्ञान भी प्रदान किया जाए। ठीक है ना, तो ये सिद्धांत ही कहता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर बाय द वे कोई छात्र है और वो किसी चीज़ का अध्ययन कर रहा है, तो उसकी अगर कोई समस्या होती है तो अध्यापक उसकी समस्या का जो है समाधान करे और समाधान संबंधी उसको सुझाव दे। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ ये सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटि की पहचान करने और समस्या के उचित समाधान का सुझाव देने संबंधी है। ठीक है ना, इसमें अब इसमें छात्रों का ही जो है त्रुटि या समस्या नहीं है, इसमें शिक्षकों की भी कुछ त्रुटि होती है, कुछ समस्याएं होती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। ठीक है ना, तो हर एक शिक्षक ये भी सोचता है कि उसकी जो त्रुटि है, जो उसकी कमियां हैं वो उजागर हों, तो उसके लिए वो फीडबैक वगैरह ले सकता है और फिर जो समस्या है उस शिक्षक में वो अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है ना, तो ये दोनों पे ही लागू होती है, छात्रों की समस्या पे भी और शिक्षक की समस्या पे भी। सो ये तो था उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।